नमस्कार। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में। टू द पॉइंट बात करते हैं। अभी जितनी भी जियोपॉलिटिकल सिनारियो डेवलप हो रहा है और जितनी भी अल नीनो का इम्पैक्ट हमने देखा है, क्या घर महंगे होंगे या सस्ते होंगे? क्या अभी घर लेना चाहिए या फिर अभी भी वेट करना चाहिए? बहुत सारा कंफ्यूजन होगा ना आप सबको। चलो इसका आज हम सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई होगी या एक कह सकते हैं ना, चिंता होगी कि भाई अभी रियल एस्टेट में इतना पैसा डालना वाजिब होगा कि नहीं। चलिए इसका सोल्यूशन लेते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं सुविधा लाइफ स्पेसेस के हर्षुल सावला, एडवोकेट डॉक्टर हर्षुल सावला। हर्षुल, स्वागत है आपका। थैंक यू निशा बेन। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे ये सवाल है मेरा, और ये मेरा और मेरे साथ मेरे व्यूअर्स का भी, कि भाई अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो हो या अल नीनो हो, क्योंकि हमने देखा था मुंबई में तो पानी की कमी की वजह से कंस्ट्रक्शन भी रुक गया था। क्या सिचुएशन है अभी रियल एस्टेट की? तो रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने लास्ट 5 सालों में सभी चीजें देख ली है जो पॉसिबल हो। पैंडमिक देख लिया है, जिसे वंस इन अ सेंचुरी इवेंट माना जाता है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख लिया है। हम्म। रिसेंटली यूएस, ईरान और मिडल ईस्ट का युद्ध देख लिया है। राइजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखा है। उसके पहले डीमोनेटाइजेशन, रेरा, जीएसटी। बट ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसे जितना आप पंच मारते हो वो वापस रिटर्न उतनी वेलोसिटी से आता है। ये एकदम ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही बाउंस बैक वाला एक एसेट क्लास है, जिसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और हमारी जो आबादी है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। हमारे पास ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल, प्लस जो हम्म। हमारी एवरेज एज है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, वो 27 से 28 ईयर्स की एवरेज एज है। तो हमारा एक बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन बहुत ही एम्बिशियस है। ये पॉपुलेशन एस्पिरेशनल है। ये पॉपुलेशन अच्छी चीजें चाहता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहता है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहता है। और रियल एस्टेट का योगदान इसमें सबसे बड़ा है। और आपको हम्म। एक फैक्ट बताता हूं मैं। 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन owns a home or wants to own a home. So ये जो एसेट क्लास है वो एटलीस्ट अगले 50 साल तक आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाला है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास है। तो मेरे हिसाब से हमें जियो पोलिटिकल जो भी चर्चाएं चल रही है उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। हमने एक बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड लिया है। और वो स्टैंड वो है कि जो इंडिया के हित में, जो भारत के हित में है। तो हमारा स्टैंड किसी भी एक पक्ष में नहीं है। हमारा स्टैंड हमारे कंट्री के हित में है। तो उस वजह से जियोपॉलिटिकल चीजें हमें इतनी इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बिकॉज वी आर नॉट फाइटिंग अ वॉर। वी आर हम्म। इनफैक्ट क्वाइट इंसुलेटेड फ्रॉम द वॉर। और ये देखा गया लास्ट 2 सालों में, बहुत ही अच्छी पोजीशन हमारी कंट्री की प्लेस्ड है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हमने इस वॉर की खबर सुनी, ऑलमोस्ट उसको भी 1-2 महीने के ऊपर हो चुका है अभी। अब काफ़ी कुछ सेटल हो गया है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट अब उतनी नहीं हो रही है जितना पहले हमने सफ़र किया। क्रूड, क्योंकि क्रूड की वजह से हमने देखा बहुत सारा इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आया है। अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है? क्रूड का इम्पैक्ट कैसे आया? कहाँ पे आया और क्या हुआ? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की है। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो भी ग्लोबली काफी फेमस स्ट्रेट हो चुका है, और उनमें जो भी तंगी आई थी और जिस वजह से क्रूड के दाम तो बढ़े थे, बट ओवरऑल इंपोर्ट सिचुएशन काफी इम्पैक्ट हो गया था, एक्सपोर्ट सिचुएशन इम्पैक्ट हो गया था। इसका डायरेक्ट असर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट कॉस्ट पे आया है। ऑलमोस्ट अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो 25% से 30% प्रोजेक्ट का कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। और इंडिया लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट किसी भी प्रोजेक्ट का, मुंबई एक एक्सेप्शन है, बट बाकी सारे शहरों में अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जब आपका 50% कॉस्ट आपका 30% से बढ़ जाता है एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट माना जाता है। जो भी कंस्ट्रक्शन में 400 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व रहती है। आपका हम्म। पेंट से हम्म। लेके, लाइट से लेके, स्विच
से लेके ग्लास से लेके स्टील से लेके 400 इंडस्ट्रीज, और लगभग 10 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें रेट इम्पैक्ट वाज मोर देन 40%। तो ओके। टाइल की इंडस्ट्री है, मोरबी तो पूरा शट हो गया था, हम्म। सिवियर शॉर्टेज हो गई थी टाइल्स की। स्टील की जो इंडस्ट्री है, ग्लास की इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है, ये सब में इम्पैक्ट 40% से ज्यादा हुआ था। तो ऑन एन एवरेज बेसिस 25 से 30% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। सो ऑफ कोर्स इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस इट हैज क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट। मुंबई थोड़ा आइसोलेटेड है, क्योंकि मुंबई में कंस्ट्रक्शन को हम 20 से 25% हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का रहता है, क्योंकि मुंबई में प्रीमियम्स बहुत लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं। तो इसलिए वो इम्पैक्ट कंपेयर्ड टू द अदर सिटीज इज नॉट एज अक्यूट। बट यस, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से और क्रूड के दाम बढ़ने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगा हो गया। बट रियल एस्टेट में एक ब्यूटी है, अगर हम्म। आप किसी भी प्राइस पे एक प्रोजेक्ट को लॉक करते हैं, और मॉनसून को बेस्ट महीना माना गया है बेस्ट डील्स के लिए, तो अगर आप लॉक करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट में कितना भी कॉस्ट एस्केलेशन आए, आपका प्राइस वो फिक्स हो जाता है। तो मेरा कहना है आने वाले समय में जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का दाम बढ़ रहा है, नेचुरली दैट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द होम। तो उसको नजर रखते हुए आपको हेज करना चाहिए, और जो भी बेस्ट डील मिलती है अब मॉनसून में, उसमें लॉक करना चाहिए ताकि आपका घर का दाम फिक्स हो जाए। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही जो लॉक करने की, प्राइस लॉक करने की, ये क्या सिस्टम है, जरा मुझे एलैबोरेटली समझा पाए तो आप। तो मैं आपको एक समझाता हूँ, हमने एक रिसर्च में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लिया था, कॉस्ट ऑफ वेटिंग। अब हम्म। कॉस्ट ऑफ वेटिंग जो मैंने टर्म को कॉइन किया था, वो ये था कि आज अगर मैं घर लेता हूँ 1 करोड़ का, और मैं 1 करोड़ के घर में समझो मैंने रेट फिक्स कर लिया कि ये 1 करोड़ में मैं घर ले रहा हूँ। तो अब मतलब आपने घर बुक कर दिया। घर बुक कर दिया, अलॉटमेंट कर दी, रजिस्ट्री कर दी। अ, ओके। मेरी पेमेंट तो अपफ्रंट 10 या 20 लाख की होती है। 20% ऑफ द हाउस, हाँ, राइट। हम्म। बट मेरा ये प्राइस फिक्स हो जाता है 1 करोड़ का, ये लॉक हो गया 1 करोड़ का। अब आगे जाके प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्केलेट होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जियो पॉलिटिकल सिनारियो, रियल एस्टेट में तो मतलब 360 डिग्री इम्पैक्ट आता रहता है। और उस वजह से अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता है, स्टिल माई रेट इज फिक्स्ड एट 1 करोड़, तो मैंने एक हेज कर लिया है, मेरा प्राइस फिक्स कर लिया है। दूसरी चीज, हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 7 to 8% चल रहा है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से, मतलब जो चीज आज 1 करोड़ की मिल रही है, बाय इन्फ्लेशन अगर हम 7 to 8% पकड़ते हैं, तो 1 करोड़ 7 लाख या 1 करोड़ 8 लाख की होती है। तो इसका कंपाउंडेड इफेक्ट ऑन अ 5 ईयर बेसिस ऑलमोस्ट 30% के ऊपर जाता है। सो दैट बिकम्स अ सेकेंड बिग इम्पैक्ट। थर्ड, बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल सिनारियो, हमारा जो इंटरेस्ट रेट का सिनारियो है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट पे है। तो हम हम्म। जब भी आज ईएमआई जो भर रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन प्लस राइजिंग इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट इतना हैवी हो जाता है कंपाउंडेड। तो जो चीज आप 1 करोड़ की खरीद रहे हो, वो ऑलमोस्ट आपको 5 साल के बाद 1.5 करोड़ की पड़ेगी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता है कैपिटल हम्म। अप्रिसिएशन। सो नॉर्मली जो भी रियल एस्टेट होता है, उसमें एवरेज 5% अप्रिसिएशन उस एसेट का हर साल होते रहता है। तो अगर उसको पकड़े, राइजिंग इंटरेस्ट रेट को पकड़े और इन्फ्लेशन को पकड़े, तो ऑलमोस्ट 5 साल रुकने का जो कॉस्ट ऑफ वेटिंग है, वो 40% हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट है। इसके लिए हमेशा एक सेइंग होती है, द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट वॉज येस्टरडे। सो अगर कोई कभी भी पूछे कि रियल एस्टेट बाय करना चाहिए या नहीं, तो वो तो बेस्ट समय तो येस्टरडे था। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं सभी सुनने वालों को, देखने वाले को एक एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी प्रकार के फोमो में मत आइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना कीजिए, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए, आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स देखिए, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम देखिए, और फिर अगर जरूरत हो तो ही घर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे मैं इंस्टेंसेस देख रहा हूँ जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन नहीं है, लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, होम लोन निकालते हैं, सर्विसिंग का उन्होंने सही तरीके से निकाला हुआ नहीं है, और उसके बाद घर लेते हैं और फिर उनको कैंसलेशंस करना पड़ता है। तो ये खास करके मैं कहना चाहूंगा सबको कि प्लीज
आप घर लेने का एक डिसीजन होता है, यू आर टेकिंग अ 20-25 ईयर होम लोन। हम्म। तो उस डिसीजन में आपको बहुत ही कॉशन आपको रखना होगा। ये बहुत जेन्युइन एडवाइस दी है हर्षुल ने, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं डेवलपर्स जो होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट बेचने के फिराक में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैंने पहला एक डेवलपर देखा है जो जेन्युइनली गाइड कर रहा है कि भाई आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, लॉन्ग टर्म गोल आपका अच्छा बन रहा हो, तो ही आप स्टेप लीजिए और फिर ही आप एक रियल एस्टेट में निवेश करिए, क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश करना आज एक दिन की बात नहीं है। आप अपने भविष्य के लिए एक घर बना रहे हैं जिसमें आपके पूरे सालों की एक पूंजी लगने वाली है। तो हड़बड़ा के नहीं, कोई फोमो में आके नहीं, लेकिन एक वाइज डिसीजन लेके, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेट जो है वो कहीं हचमचा ना जाए, हिल ना जाए, और आप अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाए। लेकिन हर्षुल, आपने कहा कि ये आपने कहा इट्स अ वेटिंग पीरियड का क्या खामियाजा हम भुगत सकते हैं अगर हमने वेट किया, घर अभी नहीं लिया तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है और अभी भी हमने देखा है सिचुएशन में कई डेवलपर्स ने अपने काम बंद कर दिए हैं। हम देखते हैं रेरा में एक कंडीशन होती है कि आपको इतने समय में वो प्रोजेक्ट पूरा करना है, और उसी बेस पे हम घर लेते हैं कि चलो आज नहीं, 2 दिन, 3 नहीं, 4 साल बाद हमें हमारा घर तो मिल जाएगा। रेरा की है 4 हजार के 4.5 हो जाएंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। लेकिन जिस तरह की अभी हमने कंडीशन देखी जहाँ पे वॉर सिचुएशन थी या अल नीनो की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, तो घर कैसे बनेगा? तो ऐसे में अगर डेवलपर डिले करता है तो भी तो एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाएगी कि भाई घर मिला नहीं और हमने लोन लेके रखा है। तो ऐसी सिचुएशन अभी कैसी है? सो हमारी रियल एस्टेट या लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर का मीनिंग ये है जिसमें आप चीजें आपके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है। सो नेचुरल फोर्सेस के वजह से या ऐसी एक्ट ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, हम्म। जैसे बारिश कंट्रोल में नहीं रहती है, मौसम कंट्रोल में नहीं है, या जियोपॉलिटिकल या वॉर का सिचुएशन जहाँ पे कंट्रोल नहीं लगा जा सकता है, और हम्म। उस वजह से जो इम्पैक्ट आता है उसे हम फोर्स मेजोर करते हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे प्रॉपर्टी हो या किसी भी चीज हो, लॉ में फोर्स मेजोर को एक मोराटोरियम माना गया है, क्योंकि उसमें कोई भी इंटेंट आपकी कितनी भी अच्छी हो, बट उसमें परफॉर्म करना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। बट हमें खास सोचना चाहिए कि ये जो भी सिचुएशन थी, ये एक बहुत ही छोटा शॉर्ट टर्म टेम्पररी फेज था। और वो फेज आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही छोटा ब्लिप दिखेगा। उसमें ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे, और मैं क्रेडाई में काफी एक्टिव हूँ। क्रेडाई में हमारे 15,000 डेवलपर्स मेंबर हैं हम्म। अक्रॉस 26 स्टेट्स और 253 सिटीज, और हम इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। एंड आई कैन टेल यू कंफर्टेबली 90% प्लस ऑफ आवर मेंबर्स इवन ड्यूरिंग अ फोर्स मेजोर पीरियड अपना काम कंटिन्यू रखे थे। जो 10% जो डेवलपर्स थे, उन्होंने इम्पैक्ट लेके, वो इम्पैक्टेड थे क्योंकि वो रीजन में अगर पानी नहीं मिल रहा है या वो रीजन में मटेरियल नहीं मिल रहा है, दे हम्म। मेड एन एफर्ट टू रीच आउट टू द पियर्स, और उन्होंने सोल्यूशन करके भी इम्पैक्ट लेके किया है। आज की तारीख में रेरा आने के बाद कोई भी डेवलपर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता है। वो हम्म। अभी शॉर्ट टर्म फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन में नहीं आता। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आपकी 25-30 साल की बनाई हुई ब्रांड एक गलती के वजह से वो मिट्टी में मिल सकती है। आज जुडिशरी इतनी एक्टिव है कि आपको तुरंत फटकारेगी। वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख वाला समय चला गया। आज आपको इंस्टेंट जस्टिस मिलना पॉसिबल है, आज इंटरवेंशन पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से आज के डिजिटल एज में लैक ऑफ इंटेंट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, हिस्टोरिकल इश्यूज काफी है सेक्टर के, बट वो किसी भी सेक्टर में रहते हैं। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कोई एक प्लेयर आ जाता है, ट्राई करता है मार्केट एंटर करने, सक्सेसफुल नहीं रहता है, चले जाता है। अब जो लोगों ने गाड़ी ले ली, उनके पास सर्विस सेंटर नहीं है, उनके पास चीजें नहीं है, तो वो, तो हर सेक्टर का एक नॉर्मल स्टैंड है। बट आई विल से ऑन अ 90% basis nationally, real estate sector is extremely safe, sound, and it is progressing well, especially because of रेरा। और रेरा एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बहुत ही एक बड़ा मोटिवेशन बन गया है सभी को, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए परफॉर्म करने के लिए।
लेकिन हर्षल, अभी मैं छोटे से ब्रेक पे थी और उस ब्रेक के दौरान ही ये सारी सिचुएशन बिल्डअप होती गई, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या सिचुएशन लग रही है, क्या प्राइसेस घटेंगे, क्योंकि अगर लोगों ने लेना बंद कर दिया और प्रोजेक्ट भी अटक गए हैं, तो क्या डेवलपर्स दाम घटाएंगे? क्या हमें वेट करना चाहिए थोड़ा दाम घटे और फिर हम ले लें, उस सिचुएशन का हम लाभ उठा लें? आप क्या कहेंगे, क्या दाम घटेंगे? मैं एक ही सवाल हमेशा पूछता हूँ, क्या कभी दाम कम हुए हैं? क्योंकि हमें समझना चाहिए इसको थोड़ा साइंटिफिकली, कि रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल, मैं आपको एक गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हर किसी के पास ऑलमोस्ट गाड़ी रहेगी जो देख रहे हैं। और अगर आप मैप करें तो एक गाड़ी में एवरेज 200 इंडस्ट्री के पार्ट्स जाते हैं। तो कोई भी एक गाड़ी बनती है उसमें असेंबल होके 200 इंडस्ट्री के पार्ट्स लगते हैं। जो क्रेटा 15 लाख रुपए में मिल रही थी, आज वो क्रेटा की कीमत 25 लाख रुपए हो गई है। तो हम्म। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो कंपोनेंट्स जो जाते हैं गाड़ी में, उनकी महंगाई हुई है और उनके ऊपर एक मार्कअप कॉस्ट लगता है। तो किसी भी इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट का भी वही है। हम 400 इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। आज 400 इंडस्ट्रीज के जो भी कॉस्ट रहेगा, उसके ऊपर हम 5 to 10% या 15% मार्जिन लगाएंगे, और वो हमारा एंड यूज का कॉस्ट रहेगा। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ते जाएगा, मतलब मेरे को अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ते रहेगा, तो वो इम्पॉसिबल है कि प्राइस कम किया जा सके, हम्म। क्योंकि नहीं तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी चीज, रियल एस्टेट में जब भी हम समझो 5 करोड़ का घर बेचते हैं, तो कोई 5 करोड़ डे वन पे एक्सपेक्ट नहीं करता है। आपको 10% यानी 50 लाख, 20% मतलब 1 करोड़, वैसे करके स्टेजेस में पेमेंट करना है। तो ये जो भी कॉस्ट रहता है या जो भी आपको पेमेंट्स करने हैं, वो डे वन पे नहीं है। तो आपको एक स्टैगर्ड पेमेंट मिलता है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट मिलता है, प्रोग्रेस लिंक पेमेंट मिलता है। जब हम्म। ऐसा सिनारियो होता है, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि प्राइसेस स्लैश हो। इनफैक्ट एनसीआर वगैरह में तो प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं। सो बुकिंग का रेट कुछ होता है, लॉन्च के वक्त कुछ और हो रहा है, और फाइनली जो बिक रहा है माल, वो तो डबल और ट्रिपलिंग हो रहा है। सो ये फिनोमेना में मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि ये कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। इसका दाम कभी भी कम नहीं होने वाला है। वन ऑफ ट्रांजैक्शंस कुछ होते हैं या कुछ वो हुआ, तो इट्स अ वेरी आउटलायर सिनारियो, मतलब 100 में एक आध ट्रांजैक्शन कुछ अलग हुआ तो, बट आई वुड से 99% दिस इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास। और इंडिया में और काफी घरों की जरूरत है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। सो मेरे हिसाब से रुकना, बिकॉज प्राइसेस विल स्लैश, उल्टा आप नुकसान कर बैठोगे। क्योंकि हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्लॉटिंग भी आ जाता है, लग्जरी अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तो कौन-सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे एक मेजर इम्पैक्ट दिखा है अभी की फिलहाल सिचुएशन का? और कौन-सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, जैसे कि लग्जरी हो, प्लॉटिंग हो, वेयरहाउसिंग हो, रिटेल हो या सेकंड होम बाइंग हो? कैसे लग रहा है? कहाँ पे इम्पैक्ट और तो कहाँ पे पॉजिटिव? सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट जिसे मैं कहूंगा वो हुआ है अनफॉर्चुनेटली अफोर्डेबल हाउसिंग में। क्योंकि कोई चीज अफोर्डेबल रही नहीं है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग खुद भी अफोर्डेबल नहीं रहा है। सो दैट हैज बीन अ मेजर 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 इम्पैक्ट। अगर जो चीजें बहुत अच्छी चल रही है, सो तीन एसेट क्लासेस में सबको कहना चाहूंगा बहुत अच्छे चल रहे हैं। लग्जरी बहुत अच्छा चल रहा है, सबको बड़े घर चाहिए। वो बजट फोकस्ड होम कोई नहीं ले रहा है। सबको स्पेस चाहिए, बैल्कनी चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा, प्लॉटेड डेवलपमेंट या सेकंड होम या हॉलिडे होम, ये सेगमेंट बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है अक्रॉस इंडिया। लोग लैंड खरीदना चाह रहे हैं, लोग हॉलिडे होम रखना चाह रहे हैं। और ये बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है जो देश भर में देखा गया है। लोग रिलीजियस टूरिज्म करना चाहते हैं, रिलीजियस स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं। अयोध्या में प्लॉट और लैंड के दाम एक्सपोनेंशियली बढ़ गए, क्योंकि लोगों को वैसी जगहों पे इन्वेस्ट करना है। हुँ, हुँ। और फाइनली थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट ऑफन इग्नोर्ड एसेट क्लास, जो ऑफिस स्पेस बोलते हैं, जीसीसी जिसे कहा जाता है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या प्लेन वनीला ऑफिस स्पेसेस,
बहुत ज्यादा डिमांड में, बिकॉज द इकोनॉमी इज डूइंग सो वेल। ग्रोथ है सब जगह पे। स्टॉक मार्केट्स अगर आप ट्रैक करो, दे आर ग्रोइंग सो वेल। कंपनी के रिपोर्ट्स देखो, सेक्टर रिपोर्ट्स देखो। सो जो ऑफिस की डिमांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो मेरे हिसाब से ये तीन एसेट क्लासेस पॉजिटिवली इम्पैक्टेड है आपके। और जो नेगेटिव है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, और मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं उभर पाएगा ये जो हिसाब से कॉस्ट बढ़ गए हैं। तो होपफुली गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और आने वाले समय में अफोर्डेबल हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने का तरीका कहीं ना कहीं से तो निकाल दे। अच्छा, मैं थोड़े मिथ बस्टर्स आज जानना चाहूंगी और उसके आंसर क्विकली एंड शॉर्ट में जानना चाहूंगी। पहला होगा कि अनसोल्ड इन्वेंट्री मतलब डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री के प्राइसेस घटाएंगे। मिथ और तो रियलिटी? इट्स अ बिग मिथ। सो हमें समझना चाहिए कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं। सो ये एक ही इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट, हम्म। जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन को इन्वेंट्री कहा जाता है। आज ऑटोमोबाइल हो या कोई भी सेक्टर हो, जब प्रोडक्ट रेडी होता है उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। बट रियल एस्टेट में जो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। दूसरी चीज, एक हमारा टर्म है इन्वेंट्री ओवरहैंग। मतलब ये जो इन्वेंट्री है उसको बेचने कितना समय लगेगा। आज इंडिया भर में किसी भी शहर में आप देखो, सो 12 to 18 months इज द इंडस्ट्री ओवरहैंग ऑफ द इन्वेंट्री विच इज देयर। मतलब हम्म। 12 से 18 महीने में ये सारा इन्वेंट्री बिक सकता है, जो बहुत हेल्दी है। अगर 10 साल हम्म। पहले देखे, ये चीज 48 मंथ्स थी, 4 टाइम्स। सो ये बहुत ही हेल्दी है। और तीसरी, ज्यादा इन्वेंट्री होना एक्चुअली एक हेल्दी साइन है, क्योंकि लोग तभी लॉन्च करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब सेल है, जब डिमांड है, जब बिक्री है। जब अगर नहीं रहती तो नए लॉन्चेस नहीं आते। सो इन्वेंट्री का होना इज एक्चुअली अ गुड साइन। और 12 से 18 महीना का एक ओवरहैंग होना इज अ वेरी हेल्दी इंडिकेटर। सो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मिथ है। दूसरा, हम देखते हैं इन लोअर इंटरेस्ट रेट का सब लोग इंतजार करते हैं, तो वेट करना चाहिए। फैक्ट और मिथ? सो ऑफ कोर्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इंटरेस्ट रेट कम होते ही है। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने 18% और 20% पे लिया था। वी सॉ होम लोन रेट्स इन सिंगल डिजिट्स। बट अभी का जो जियो पॉलिटिकल माहौल है और इंटरेस्ट रेट्स, हमको समझना चाहिए कि ये लाइबॉर लिंक रहते हैं। लंदन से बेंचमार्क रहते हैं, ग्लोबल मार्केट से बेंचमार्क रहते हैं। तो वहां की वोलेटिलिटी के वजह से, वहां की रिस्क के वजह से इंटरेस्ट रेट सिनारियोज मेरे हिसाब से अग्रेसिव रहेंगे। ये फ्यूचर में या मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में नहीं गिरेंगे। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है या मैक्रो एनवायरनमेंट वॉलेटिलिटी है, उसमें इंटरेस्ट रेट का गिरना बहुत मुश्किल है। वहीं आगे है, रेंटिंग इज फाइनेंशियल स्मार्टर देन बाइंग। रेंटिंग, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। लोग कहते थे गाड़ी क्यों खरीदे, हम उबर कर लेंगे। घर क्यों खरीदेंगे, हम रेंट पे लेंगे। अगर आपको घर सिर्फ 2 या 3 साल के लिए चाहिए तो आप रेंट कीजिए। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, आपका सेल्फ अकोमोडेशन है, तो प्लीज बाय द होम। इट विल बी अ फैंटास्टिक डिसीजन। और आज आपको लग रहा है कि थोड़ा रीच के बाहर है, बट 5 साल के बाद तो आपको लगेगा ये अब रीच में ही नहीं है। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप खरीदिए। अगर 2 या 3 साल का है तो आप रेंट कीजिए। ओके, तो ये मिथ और फैक्ट्स आपने आपके सामने है, तो आपका आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से है कि भाई, अभी जो दुबई भाग रहे थे घर लेने के लिए, उन लोगों को दुबई की राह लेनी चाहिए या फिर इंडिया बेटर है? सो दुबई ने सेफ्टी बेची थी। दुबई ने एक सेफ एड्रेस, ग्लोबली सबसे सिक्योर जगह बेची थी। सडनली लोग को समझ में आया कि दुबई में खड़े रह के आप ईरान देख सकते हो। अगर आप यूएई में हो तो आपको 50 किलोमीटर के अंदर ईरान दिखता है। सो ये जो सेफ्टी का जो पॉइंट था ना, वो पंक्चर हो गया है। और जब आपका एक प्रोपोजिशन रहता है, मतलब हर सिटी का एक प्रोपोजिशन रहता है, अगर आपका प्रोपोजिशन सिक्योरिटी और सेफ्टी था, और अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इररिपेरेबल
इररिवर्सिबल काइंड ऑफ डैमेज है, क्योंकि आप अल्टीमेटली उस रेगिस्तान में जा रहे थे क्योंकि आपके पास सेफ्टी थी, आपके पास एक स्टेबिलिटी थी, आपके पास एक सिक्योरिटी थी। बट अगर वही क्वेश्चनेबल है तो आप अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे? सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, और शॉर्ट टर्म में दिख रहा है रियल एस्टेट के प्राइसेस 20-25% गिर गए। अल्ट्रा लग्जरी इनफैक्ट आधे दाम पे आ गई है। सो इम्पैक्ट तो है बहुत बड़ा। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि अब एक बार जो परसेप्शन बैठ गया है कि ये इतना भी सेफ नहीं है जितना कहा गया था। सो मेरे हिसाब से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पैसा लगाइए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। अ, आज की टीयर 3 सिटीज कल की टीयर 2 बन रही है, और आज की टीयर 2 टीयर 1 बन रही है, और ये बहुत तेजी से बन रही है। और ये ग्रोथ अक्रॉस इंडिया देखी गई है, अक्रॉस एसेट क्लास देखी गई है। ये सिर्फ टीयर 1 की ग्रोथ नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ हो रही है। ये सिर्फ रेसिडेंशियल की ग्रोथ नहीं है, ये ऑफिस की ग्रोथ है, वेयरहाउस की ग्रोथ है, डेटा सेंटर की ग्रोथ है। ये अक्रॉस एसेट क्लासेस की ग्रोथ है। सो क्यों जाना है बाहर? लोग इधर आ रहे, स्पॉटलाइट इज ऑन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। सही बात है। इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, योर स्किल्स एंड जस्ट ग्रो हियर इन इंडिया। अच्छा, तो आज आज हम हमारे पूरे बातचीत का एक निष्कर्ष निकालना चाहें, तो आज हमारे व्यूअर्स को आप शॉर्ट में क्या सलाह देंगे? क्या प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? अभी घर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? बताइए। मैं सिर्फ 3 पॉइंट कहूंगा एज अ सम अप। द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट वाज yesterday. There is a huge cost of waiting, so please do not wait. And lastly, evaluate your long term goals, your own financial position, your long term visibility on finances, stability, and only then make a decision to buy real estate. Because real estate is a very permanent long term call that is being taken. It is important, but do not do only following a trend, do not do out of FOMO, do not do out of social pressure. Do only if it is required and essential. बहुत अच्छे से आपने समझाया है, जो फर्स्ट टाइम बायर हैं या जो रेंट पे रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक ये सलाह आगे काम आ सकती है। हर्षुल, बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज के समय में ये सलाह बहुत लोगों को काम आएगी समझने में और अपना डिसीजन लेने में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. Thank you.